धत तेरे की, हमें घुटने क्यों टेकने हैं? मुझे इसकी आदत नहीं है। हर किसी को मूर्ति के सामने भक्तिपूर्वक साष्टांग दंडवत करते हुए देखकर राघव हक्का बक्का रह गया। अब वो अकेला खड़ा था, इसलिए वो बहुत अजीब लग रहा था। वह जानता था कि यह वाइन गॉड की मूर्ति है, वाइन गॉड की विरासत का प्रतीक, साथ ही वाइन गॉड के दावों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके सामने घुटने टेकना देवता के प्रति उनका सम्मान प्रदर्शित करना था। यह आत्मसमर्पण का एक रूप नहीं था, बल्कि केवल शिष्टाचार था। हालांकि काफी समय से राघव खुद को घुटने टेकने के लिए मजबूर नहीं कर पाया था, लेकिन जब बाकी सब घुटने टेक रहे थे तो खड़े रहने से राघव अशिष्ट लगेगा। राघव ने बार बार खुद से कहा कि यह सिर्फ एक तरह का शिष्टाचार है जो झुकने से अलग नहीं है। उसने अभी अभी अपने घुटनों को मोड़ने का प्रयास किया ही था कि अचानक हाई प्रीस्ट की आवाज गूंज उठी, सब लोग अंदर आ जाओ। शराब पहले ही तैयार हो चुकी है, इसलिए मैं आप सभी को इसे आजमाने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। धन्यवाद हाई प्रीस्ट, आप वास्तव में सुंदर, सुशील और स्मार्ट है। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी शराब नहीं चुराऊंगा। घुटने टेकने के शिष्टाचार से छुटकारा पाने के कारण राघव प्रसन्न था। सभी अब उठे, लेकिन राघव को देखकर उनके भाव अजीब हो गए। उन्होंने घुटने क्यों टेके थे? इसका कारण यह था कि उनके पास ऐसा करने के लिए कोई विकल्प नहीं था। वे खुद को रोक नहीं पाए थे। यह उनकी आत्माओं में एक देवता के प्रति श्रद्धा से आया था, और केवल घुटने टेककर ही वे खुद को शांत कर सकते थे। शिवांश ने सीधे राघव को अपमानित किया, यह देखकर कि उसने वाइन गॉड की मूर्ति के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था। राघव, तुम कितने ढीठ हो। वाइन गॉड भी तुम्हारे घुटने टेकने के योग्य नहीं है। उसने हाई प्रीस्ट से उसे निष्कासित करने की उम्मीद की। राघव ने शिवांश पर आंखें घुमाई। क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? वो वास्तव में एक छोटा तुच्छ व्यक्ति था। वो किस तरह का रद्दी राजकुमार था। सारिका ने हैरानी में राघव को देखा। वह ईर्ष्यालु नहीं थी, वो बस ये जानना चाहती थी कि राघव एक देवता की दिव्य शक्ति, डिवाइन माइट को कैसे नजरअंदाज कर सकता है। क्या वो वास्तव में इतना घमंडी था कि वह एक देवता को भी नजरअंदाज कर सके? हाई प्रीस्ट के बुलावे को सुनकर वे जल्दी से आगे बढ़े। वे अभी अभी मूर्ति से दूर हुए ही थे कि चटक, मूर्ति अचानक बारीक दरारों से ढक गई। दरारें बहुत छोटी थी और आवाज भी बहुत हल्की थी। उनकी कल्टीवेशन को छीन लिए जाने के कारण वे इसे महसूस नहीं कर पाए। सच कहूं तो जिस पल राघव ने अपने घुटनों को मोड़ना शुरू किया था, मूर्ति थोड़ी सी कांपी थी, और उसी पल हाई प्रीस्ट ने उन्हें अंदर बुलाया था। एक बार जब वे महल के मुख्य हॉल के अंदर थे, तो उन्होंने लंबे सफेद बालों वाले एक दयालु दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति को बैठे हुए और उनकी ओर मुस्कुराते हुए देखा। शिष्य हाई प्रीस्ट को प्रणाम करता है। उन सभी ने जल्दी से झुककर प्रणाम किया। यह हाई प्रीस्ट वाइन गॉड पैलेस में सबसे अधिक अधिकार वाला व्यक्ति था। वे सभी उसके लिए सम्मान महसूस करते थे। हाई प्रीस्ट ने अपने सामने की चटाइयों की ओर इशारा किया। इतने विनम्र होने की जरूरत नहीं है, कृपया बैठ जाए। बाएं से दाएं सारिका, राघव, अनुराधा, सौरभ, शिवांश और किरण चटाइयों पर बैठ गए, अपने सामने हाई प्रीस्ट को देखते हुए। हाई प्रीस्ट एक बहुत ही साधारण बुजुर्ग की तरह लग रहा था। कोई भी उसे कोई कल्टीवेशन आधार महसूस नहीं कर सकता था। उसने साधारण सन के कपड़े पहन रखे थे और उसके बगल में एक छड़ी थी। यह साधारण लकड़ी से बनी लगती थी और कोई मार्शल हथियार नहीं थी। हाई प्रीस्ट के सामने बैठने से उन सभी को असाधारण रूप से शांतिपूर्ण महसूस हुआ। वे खुद को बाधित किए बिना उसके साथ स्वाभाविक और परिचित हो सकते थे। हाई प्रीस्ट मुस्कुराए। मुझे मेहमानों से बात किए हुए काफी समय हो गया है। आज मुझे युवाओं के साथ इतनी बात करने का सौभाग्य मिला। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं जवान हो गया हूं। स्पष्टवादी अनुराधा ने सीधे उसे आराम दिया। दादाजी हाई प्रीस्ट, आप बिल्कुल बूढ़े नहीं हैं। राघव थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन उसका भाव जल्दी ही कठोर हो गया। अगर तुम दादाजी को बड़े भाई में बदल दो तो वो वास्तव में बिल्कुल बूढ़े नहीं लगेंगे। उसे पता नहीं था कि उसने जो शब्द केवल अंदर सोच रहा था।
वे सीधे उसके मुंह से निकल गए थे। उसने हैरानी में हाई प्रीस्ट को देखा। ये किस तरह की क्षमता थी? सारिका ने राघव की ओर झुकाव से देखा। राघव, अशिष्ट मत बनो। वो हाई प्रीस्ट की कीमत पर मजाक करने की हिम्मत भी कर रहा था। बाकी लोग इतने हैरान थे कि उस पर प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाए। हाई प्रीस्ट हंसे। हाँ, ये ठीक है, युवाओं को युवाओं की तरह व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा जब तक तुम मेरी उम्र तक पहुंचोगे तुम्हें अपने युवावस्था में बहुत सतर्क रहने का अफसोस होगा। राघव शर्मिंदा था, साथ ही चिंतित भी। हाई प्रीस्ट शायद उसकी कल्पना से भी अधिक भयानक था। वो उसके सामने कपटी भी नहीं हो पा रहा था। सारिका ने आदरपूर्वक कहा, शिष्या सारिका हाई प्रीस्ट को अपना सम्मान देती है। मैं हाई प्रीस्ट से उनके मार्गदर्शन के लिए भिखारी हूं। हाई प्रीस्ट ने सिर हिलाया। इस बूढ़े आदमी के पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं है। मैं केवल तुम्हें पुरानी शराब के कुछ घड़े दे सकता हूं। अचानक उसके हाथ में एक घड़ा दिखाई दिया और उसने उनमें से प्रत्येक के सामने एक कटोरा शराब डाला। उन्हें पीने के लिए इशारा किया। राघव ने अपना कटोरा उठाया। उसने पाया कि शराब अत्यंत गदली लग रही थी, लेकिन एक सावधानी पूर्वक जांच से हैरानी की बात सामने आई कि गदले तत्व वास्तव में रून्स थे। शराब के भीतर वास्तव में रून्स थे। उसकी सारी ऊर्जा रून्स में बंद थी और जब शराब को निगला गया तो रून्स तुरंत घुल गए। उनकी ऊर्जा पीने वाले के पूरे शरीर में टूट पड़ी। गुंजन, राघव को छोड़कर हर किसी के शरीर में चमक आने लगी। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी, चारों ओर घूमती हुई। लेकिन एक अपवाद था, वो राघव था। राघव ने रून्स को अपने पूरे शरीर में दौड़ते हुए महसूस किया, लगातार इसे पोषण देते हुए। उसके सभी छिद्र ऐसे खुल गए जैसे कि स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को पीना चाहते हों। लेकिन वो ऊर्जा उसे नजरअंदाज कर गई। वो उसके शरीर में प्रवेश कर गई और फिर उससे बाहर निकल गई, अन्य 5 की ओर उड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे 6 भूखे बच्चे भोजन के लिए भीख मांग रहे हों। बाकी सबको खिलाया गया, लेकिन राघव को नहीं। हाई प्रीस्ट ने राघव के लिए एक और कटोरा शराब डाली, लेकिन यह शराब पूरी तरह से साफ थी। ये एक शराब है जो मैंने अपने जीवन के चरम पर बनाई थी। ये शरीर को शांत करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ने में सक्षम है। यहां दूसरी शराब आजमाओ। पहले की ऊर्जा की भयंकर बाढ़ की तुलना में यह दूसरी शराब अधिक कोमल और मुलायम थी, जो एक समृद्ध पश्चात स्वाद पीछे छोड़ गई। राघव स्वर्गीय दांव ऊर्जा को महसूस करने में सक्षम नहीं था, लेकिन उसने सारिका और अन्य को संतुष्ट और शांत भावों के साथ देखा। वे स्पष्ट रूप से एक विशेष स्थिति में थे। राघव अंदर ही अंदर कड़वाहट से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ऐसा लगा कि वह इस बार कुछ भी नहीं लेने आया था। ये अंतिम शराबें उसके साथ कोई एफिनिटी नहीं रखती थी। हाई प्रीस्ट ने कहा, यह तीसरी शराब है। यह कुछ नया है जिसे मैं पिछले कुछ सालों से विकसित कर रहा हूं। कृपया स्वाद ले। राघव ने तीसरा कटोरा उठाया। जब उसने इसे पिया तो वो हक्का बक्का हुए बिना नहीं रह सका। ये शराब कैसे थी? ये स्पष्ट रूप से पानी था। न केवल राघव हक्का बक्का था, सारिका और अन्य को भी समझ नहीं आया। उन्होंने भी स्पष्ट रूप से महसूस किया जैसे उन्होंने अभी अभी पानी पी लिया हो। लेकिन अचानक सारिका की आंखों में समझ चमक उठी। सारिका ने आदरपूर्वक हाई प्रीस्ट के सामने झुककर प्रणाम किया। हाई प्रीस्ट के मार्गदर्शन के लिए बहुत धन्यवाद। शुरुआती बिंदु ही अंतिम बिंदु है। पुनर्जन्म, कोकून से बाहर निकलना, उच्च बिंदुओं की खोज में एक नए ट्रैक पर कूदना। हाई प्रीस्ट ने कहा, सच्चा दांव सादगी का शिखर है। ये एक वर्ग को एक वृत्त में मोड़ने में, एक बिंदु से टूटी हुई एक सतह में, एक सतह से ढके हुए एक शरीर में पाया जा सकता है। भले ही ये एक देवता की विरासत हो, दाओ अभी भी प्रगति कर सकता है। सारिका ने प्रसन्नता से हाई प्रीस्ट को एक बार फिर झुककर प्रणाम किया, कृतज्ञता से भरपूर। शिष्या खो गई थी और अगली बाधा को तोड़ने में असमर्थ थी। आपके मार्गदर्शन ने मुझे तोड़ने का तरीका समझने की अनुमति दी है। हाई प्रीस्ट मुस्कुराए। मेरे पास तुम्हें मार्गदर्शन देने की योग्यता नहीं है। मैंने तुम्हें बस कुछ कटोरे खराब शराब की पेशकश की।
उन्होंने कहा, आप बाकी लोग वाइन गॉड पैलेस के अन्य स्थानों के चारों ओर घूम सकते हैं, शायद आप कुछ लाभ उठा पाएंगे। मेरे पास युवा मित्र राघव से कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूं, इसलिए कृपया एक पल के लिए रुक जाए। हर कोई चौंक गया, अविश्वास से राघव को देखा। हाई प्रीस्ट राघव से अकेले बात करना चाहते थे, उनके लिए मना करने का कोई रास्ता नहीं था। शिवांश और किरण दोनों ईर्ष्यालु थे। शिवांश इस बार हाई प्रीस्ट को देखने के लिए ही आया था। इसके लिए उसने 3 साल शराब का अध्ययन करने में बिताए थे। शराब चखने, शराब बनाने और सभी तरह के शिष्टाचार और ज्ञान में पूरी तरह से निपुण हो गया था। केवल एक बार इसे सूंघकर वो एक शराब की शिल्प कौशल, परिपक्वता और रचना बता सकता था। वो सब इसलिए था ताकि वो शराब का बेहतर मूल्यांकन कर सके और वाइन गॉड पैलेस के शिष्यों का पक्ष जीत सके। लेकिन अब, हालांकि वो हाई प्रीस्ट को देखने में कामयाब रहा था, उसने केवल 3 कटोरी शराब पी थी। उसे भगा दिए जाने से पहले उससे बात करने की योग्यता भी हासिल नहीं हुई थी। वो घबरा गया। शिवांश ने जल्दी से कहा, हाई प्रीस्ट, मेरा ग्रैंड हा वाइन गॉड पैलेस को मेरे ग्रैंड हा में एक शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित करना चाहता है, जिससे वाइन गॉड की महिमा और भी अधिक स्थानों पर चमक सके। हाई प्रीस्ट ने कहा, यह एक अच्छी बात है, मैं इस पर विचार करूंगा। यह सुनकर शिवांश प्रसन्न हुआ। तभी वह दूसरों के साथ चला गया। एक बार जब वे चले गए तो राघव ने कहा, हाई प्रीस्ट, आप ग्रैंड हा में एक शाखा बिल्कुल स्थापित नहीं कर सकते। हाई प्रीस्ट ने पूछा, ओह, ऐसा क्यों है? राघव ने गंभीरता से कहा, क्योंकि अगर आप ग्रैंड हा जाते हैं तो वाइन गॉड पैलेस के ग्रैंड हा का बनने की बहुत संभावना है। हाई प्रीस्ट मुस्कुराए, वाइन गॉड कहा जाते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। जब तक वाइन दाव के मार्ग को ठीक से नेतृत्व करना संभव है, यह पर्याप्त है। एकमात्र खतरा कुछ लोगों का अनुचित इरादा रखना और वाइन गॉड की इच्छा को गलत तरीके से प्रस्तुत करना है। अब जब हम अकेले हैं, अगर युवा मित्र के कोई सवाल हैं, तो तुम आगे बढ़कर उन्हें पूछ सकते हो। अगर मैं उनका जवाब दे सकता हूं, तो मैं निश्चित रूप से दूंगा। राघव को भी पता नहीं था कि हाई प्रीस्ट उसके साथ इतना खास व्यवहार क्यों करेंगे। वो एहसान से अभिभूत हुए बिना नहीं रह सका। राघव झिझका और हाई प्रीस्ट को उन औषधीय शराबों के बारे में बताया जो उसने बनाई थी। शिष्य को वास्तव में कुछ चाहिए जिसमें वो हाई प्रीस्ट की मदद चाहते हैं। उसने उन्हें हाई प्रीस्ट को मूल्यांकन के लिए बाहर भी निकाला। हाई प्रीस्ट के शांत स्वभाव के बावजूद वो चौंक गया। केवल एक अंतिम संयोजन के माध्यम से तुम इस तरह का प्रभाव पैदा करने में सक्षम थे। यह व्यावहारिक रूप से एक दिव्य क्षमता है। राघव ने गंभीरता से कहा, इस छोटे से व्यक्ति को पिल दाओ की कुछ समझ है। मैं वाइन गॉड पैलेस के वाइन दाओ के साथ एक आपसी लाभकारी आदान प्रदान करने में सक्षम होने की उम्मीद करता हूं। अभी ये औषधीय शराबें केवल शराब के प्रभाव को औषधीय गोलियों के साथ मिलाने का परिणाम है, जिससे उनका प्रभाव सीमित हो जाता है। पिल दाओं को वाइन दाओं के साथ विलय करने के लिए उन्हें शराब बनाने की प्रक्रिया में संयुक्त करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के दौरान पिल दाओं और वाइन दाओं एक दूसरे की पुष्टि करेंगे और मुझे भरोसा है कि ये वाइन गॉड पैलेस के शिष्यों की कल्टीवेशन के लिए बहुत लाभकारी होगा। अन्यथा वाइन गॉड पैलेस उस समय पिल वैली के साथ सहयोग करने के लिए सहमत नहीं होता। इसके अलावा मैं अपने जीवन पर शपथ लेता हूं कि मैं निश्चित रूप से पिल वैली की तरह तुम्हारे भरोसे को धोखा नहीं दूंगा। सभी औषधीय शराब से केवल मेरे बगल के लोगों को लाभ होगा और मैं निश्चित रूप से वाइन गॉड का अपमान करने के लिए कुछ भी नहीं करूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यंग फ्रेंड को पिल दाव पर इतनी महारत हासिल होगी। हालांकि औषधीय शराब बनाना वाकई एक मुश्किल काम है। उस समय जब हमने पिल वैली के साथ काम करना बंद किया था, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने मेरे वाइन गॉड पैलेस के एक नियम को तोड़ा था, बल्कि एक और कारण भी था। औषधीय शराब बनाने की प्रक्रिया के दौरान पिल वैली ने कभी ईमानदारी नहीं दिखाई। उन्होंने जानबूझकर अपने काम के कई मुख्य हिस्सों को हमसे छिपाकर रखा। नतीजतन मेरे वाइन गॉड पैलेस के शिष्य उनसे कुछ खास सीख या फायदा नहीं उठा पाए। उच्च पुरोहित ने कहा, जाहिर था
वाइन गॉड पैलेस को पिल वैली के साथ अपने पिछले सहयोग से ज्यादा फायदा नहीं हुआ था। पिल वैली ने उन्हें सिर्फ कुछ शुरुआती कलाएं सिखाई थी, लेकिन उनमें भी उन्होंने असल सार छिपाकर रखा। उन्होंने अपनी असली तकनीकें देने से मना कर दिया, जबकि वे खुद चोरी छिपे वाइन गॉड पैलेस की शराब बनाने की कलाओं पर नजर रखते थे। वाइन गॉड पैलेस बहुत गुस्सा था, क्योंकि पिल वैली ने शराब बनाने की कई रेसिपी के साथ साथ कुछ कलाएं भी चुरा ली थी। यही वजह थी कि जब राघव ने फिर से साथ मिलकर काम करने की बात उठाई, तो उच्च पुरोहित बहुत सतर्क हो गए। उन्होंने राघव को यह पूरी कहानी इसलिए सुनाई ताकि ये बता सके कि जब तक वो उन्हें कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं देते जो उन्हें वास्तव में प्रभावित करे, तब तक वो मान नहीं सकते। भले ही मैं जवान हूं, पर मैं जानता हूं कि व्यवहार कैसे किया जाता है। पिछली बार जब मैं वाइन गॉड पैलेस के शिष्यों के साथ मिला था, तो मैंने उनकी शराब का मूल्यांकन करने के लिए अपने पिल दांवों के सिद्धांतों का इस्तेमाल किया था। आपने देखा है कि उनमें कई समानताएं हैं जो उन्हें एक दूसरे के लिए फायदेमंद बनाती है। इससे वाइन गॉड पैलेस के शिष्यों को ही फायदा होगा। यहां मैंने कुछ सीनियर्स की शराब के आधार पर कुछ काल्पनिक वाइन फॉर्मूला लिखे हैं। हालांकि क्योंकि मुझे शराब बनाने की सटीक प्रक्रियाओं और कलाओं का पता नहीं है, ये सिर्फ एक अस्थायी प्रस्ताव है, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये आपको प्रभावित कर सकता है। ये कहते हुए राघव ने उच्च पुरोहित को एक कागज थमा दिया। उस कागज पर उन्होंने विभिन्न औषधीय गोलियों के फॉर्मूला, साथ ही शराब बनाने की कुछ प्रक्रियाओं को लिखा था। उन्होंने पिल दाव और वाइन दाव के बीच शराब बनाने की प्रक्रिया में आपसी फायदेमंद होने वाले कई क्षेत्रों को भी सूचीबद्ध किया था। उन्होंने कागज में कई संभावित मुश्किलों और उन क्षेत्रों की ओर भी इशारा किया जहां विफलता की दर, फेलियर रेट्स, बहुत अधिक हो सकती थी। ये इतना विस्तृत था और इसमें सभी प्रकार के बेहद सटीक अनुमान और निष्कर्ष थे, जिन पर उच्च पुरोहित को विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। उन्हें वो कागज कई बार पढ़ना पड़ा। वह हैरान हुए बिना नहीं रह सके। राघव ने विभिन्न वाइन को बनाने में इस्तेमाल हुई कच्ची सामग्री, प्रोसेसिंग, लौ नियंत्रण, फ्लेम कंट्रोल और विभिन्न कलाओं का अनुमान लगा लिया था, और वे भयानक रूप से सटीक थे। फिर उन्होंने अपनी शराब को औषधीय गोलियों के साथ मिलाने के लिए कुछ नए कॉन्सेप्ट दिए। इनमें से कुछ विचार वे थे जो वाइन गॉड पैलेस के पिल वैली के साथ सहयोग के समय भी उठे थे, लेकिन उनमें से कई पूरी तरह से नए और कहीं ज्यादा साहसी थे। राघव ने उन मुश्किलों के लिए भी कई संभावित समाधान लिखे थे, जिन पर वे उस समय औषधीय शराब बनाने की प्रक्रिया में काबू नहीं पा पाए थे। तुमने सचमुच मुझे प्रभावित कर दिया है। ऐसा लगता है कि आजकल के युवा सच में बहुत खतरनाक है। तो बताओ, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? उच्च पुरोहित ने पूछा। मुझे वाइन गॉड पैलेस की कुछ शराब के फॉर्मूला चाहिए, साथ ही निर्माण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी भी। मैं उन प्रक्रियाओं में पिल दाव को मिलाऊंगा। हालांकि मैं आपको सिर्फ सैद्धांतिक प्रक्रियाएं ही दे पाऊंगा। इसे वास्तव में अमल में लाना वाइन गॉड पैलेस का काम होगा, राघव ने कहा। उच्च पुरोहित मुस्कुराए। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा वाइन गॉड पैलेस अनगिनत सालों से मौजूद है और हमारे पास शराब के कई फॉर्मूला है। कोई बात नहीं, आपके पास शराब के जितने फॉर्मूला होंगे, मेरे पास उतने ही पिल के फॉर्मूला होंगे। राघव भी मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान आत्मविश्वास से भरी थी। कितना घमंड! लेकिन मुझे युवाओं में हार न मानने वाला यह अंदाज पसंद है। ठीक है, हम ये कोशिश कर सकते हैं। मैं शिष्यों से कहूंगा कि आज तुम्हारे बाहर निकलते समय वे तुम्हें अपनी शराब के फॉर्मूला दे दे। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, जो सिद्धांत और फॉर्मूला तुम उन्हें दोगे, वो उन्हें आकर्षित करने चाहिए। वरना अगर वे तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहते हैं, तो मुझे दोष मत देना, उच्च पुरोहित ने कहा। चिंता ना करें, अगर मुझ में उतनी भी क्षमता नहीं होती, तो मैं वाइन गॉड पैलेस के साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव देने की हिम्मत कैसे करता, राघव ने कहा। चूंकि ये तय हो गया है, तो मैं आपका और कीमती समय बर्बाद नहीं करूंगा। ये कहकर राघव चला गया। कई घंटों बाद उच्च पुरोहित एक आंगन में खड़े थे, दरारों से ढकी वाइन गॉड की मूर्ति को घूर रहे थे और खाली निगाहों से देख रहे थे। उच्च पुरोहित, आपने मुझे बुलाया था। रौबदार और दानव जैसे दिखने वाले देवदत्त अंदर आए। तुम्हारी लड़ाई से क्या कमाई हुई? उच्च पुरोहित हल्के से मुस्कुराए।
छी, उसकी बात मत करो। उस कमीने ने मुझे जरा भी इज्जत नहीं दी। उसने मेरी सारी शराब ही नहीं ले ली, बल्कि मैं उल्टे उसका एहसानमंद बन गया। देवदत्त गुस्से से आग बुला हो गए। उससे हारना शर्म की बात नहीं है। यहां तक कि वाइन गॉड ने भी उसकी पूजा स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उसके घुटने टेकने को सहन नहीं कर सके। जरा सा घुटने मोड़ने से ही वाइन गॉड की मूर्ति लगभग टूट गई है। वो एक पूरी तरह से अकल्पनीय हस्ती है, उच्च पुरोहित ने कहा। क्या वो आदमी इतना खतरनाक है? देवदत्त ने सदमे में वाइन गॉड की मूर्ति को देखा। देवदत्त, मुझे अभी वाइन गॉड का ज्ञान प्राप्त हुआ है। राघव मेरे वाइन गॉड पैलेस को एक बहुत बड़ा अवसर देगा। भविष्य में जब राघव आएगा तो तुम उसके स्वागत की जिम्मेदारी लोगे, उच्च पुरोहित ने कहा। जी, शिष्य समझ गया, देवदत्त ने कहा। राघव के साथ हमारा सहयोग केवल वाइन दाव के आदान प्रदान तक ही सीमित है। कर्मा से बचने के लिए उन प्राचीन रहस्यों में से किसी का भी जिक्र मत करना। लेकिन इसके अलावा किसी भी तरह की रोक लगाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ स्वाभाविक रूप से होना ही सबसे अच्छा है। तुम जैसा सामान्य रूप से व्यवहार करते हो वैसा ही करना, उच्च पुरोहित ने कहा। शिष्य समझ गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह छोटा बच्चा इतना शैतान है। जैसा कि सोचा था, वो साधारण नहीं है। देवदत्त खिलखिलाकर हंस पड़े। राघव ग्रैंड एक्साई के शाही महल में लौट आए। सारिका दरअसल उनके निवास पर उनका इंतजार कर रही थी। राघव, उच्च पुरोहित के मार्गदर्शन ने मेरे अवरोध को कमजोर कर दिया है। कल मैं एकांतवास में जाने और ब्रेक थ्रू पाने के लिए इल्यूसिव म्यूजिक इमोर्टल पैलेस वापस जा रही हूं। सारिका ने कहा। तुम इतनी जल्दी वापस जा रही हो? राघव हैरान थे। उन्हें म्यूजिक दांव के विशेषज्ञों की अचानक होने वाली सफलता को देखकर एक तरह की लाचारी भी महसूस हुई। इस तरह की सफलता इतनी आसान कैसे हो सकती है? बस कुछ शब्द सुनकर, कुछ चीजें समझकर, और वे उच्च क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ये मार्शल कल्टीवेटर की कठोर साधना की तुलना में कहीं ज्यादा आरामदेह था। मार्शल कल्टीवेटर्स को एक एक स्तर करके आगे बढ़ना पड़ता था, जिसमें हर बाधा को तोड़ना मुश्किल होता था। लेकिन म्यूजिक कल्टीवेटर्स और वाइन कल्टीवेटर्स, वे एक तरह की मानसिक दुनिया की खेती करते थे और वे समझ के पीछे होते थे। हालांकि यह भी सच था कि भले ही मार्शल कल्टीवेटर्स के लिए सफलता पाना इतना सहज न हो, लेकिन वे लगातार सफलता प्राप्त कर सकते थे। वे चीजों को कदम दर कदम ले जा सकते थे, और जब उन्हें कोई मुश्किल बाधा मिलती थी तो वे सफलता पाने के लिए औषधीय गोलियों का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन उन लोगों के लिए जो म्यूजिक दाव और वाइन दाव जैसे विशेष रास्ते अपनाते थे, उनके लिए वे औषधीय गोलियां बेमानी थी। कभी कभी अगर उन्हें अंतर्दृष्टि की चिंगारी नहीं मिल पाती थी तो एक अकेली बाधा उन्हें सालों तक रोक सकती थी। उदाहरण के लिए, सारिका कई महीनों से अपनी बाधा पर अटकी हुई थी। उच्च पुरोहित के बिना उन्हें सफलता पाने में सालों या शायद दशकों भी लग जाते। ये भी संभावना थी कि वह जीवन भर इन बेड़ियों में जकड़ी रहती। ये उनके लिए एक हार्ड डेवल बन जाता और वह कभी आगे नहीं बढ़ पाती। राघव, तुम पिछले कुछ सालों से हर जगह लड़ते रहे हो, जिससे तुम्हारे अंदर और भी ज्यादा किलिंग इंटेंट पैदा हो गई है। तुम्हारी आंखों की गहराई में खून के सागर उमड़ रहे हैं। क्या तुम ये महसूस नहीं कर पा रहे हो? सारिका ने राघव की आंखों में देखते हुए आह भरी। मुझे उपदेश मत दो। मैं वही बातें नहीं सुनना चाहता जो तुमने पहले ईस्टर्न वेस्टलैंड में कही थी। वह सबसे बुरा विषय है और बहुत दुख पहुंचाने वाला भी। राघव ने सिर हिलाया। ईस्टर्न वेस्टलैंड में सारिका ने राघव को समझाने की कोशिश की थी और दोनों के बीच रिश्ते खराब हो गए थे। दोनों के अपने अपने सिद्धांत थे और कोई भी दूसरे के विश्वास को हिला नहीं पाया। राघव, क्या तुमने कभी आईने में देखकर अपनी आत्मा की गहराई में किसी दूसरे तुम को महसूस नहीं किया? सारिका ने चिंता भरी नजरों से राघव को देखा। राघव का दिल दहल उठा। उन्होंने सच में महसूस किया था कि हाल ही में उनके साथ कुछ गड़बड़ है। जब उन्होंने आईने में देखा था तो उन्होंने पाया कि वो लगभग अपनी आंखों में नहीं देख पा रहे थे, जैसे कि उन्हें खुद से डर लग रहा हो। लगता है तुम पहले ही इसे महसूस कर चुके हो। राघव, तुमने बहुत से लोगों को मारा है,
तुम्हारे अंदर की डार्क शैडो ने उनके गुस्से को सोख लिया है और तेजी से बढ़ गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम खुद को खो दोगे और एक पागल डेविल बन जाओगे जो सिर्फ मारना जानता है। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारा गुस्सा बढ़ता जा रहा है और तुम्हें आसानी से गुस्सा आ जाता है? तुम खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हो। सारिका ने कहा, शायद, लेकिन फिर मैं जानना चाहता हूं कि करप्ट पाथ के लोग क्यों ठीक हैं, जबकि वे मुझसे कहीं ज्यादा लोगों को मारते हैं। राघव ने कहा, क्योंकि उनका अपना करप्ट गॉड है और उनके विश्वास की शक्ति उन्हें बांधे रखती है। तुम्हारे पास वो विश्वास नहीं है, इसलिए तुम एक बिना जड़ की काई की तरह हो, एक बिना डोर की पतंग। तुम खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो, इसलिए जब एक दिन तुम्हारी मारने की इच्छा तुम पर हावी हो जाएगी तो तुम एक किलिंग मशीन बन जाओगे। सारिका ने कहा, मेरा अपना विश्वास है। मेरा विश्वास मेरे माता पिता, मेरा परिवार, मेरे प्रेमी और मेरे गर्मजोशी भरे भाई हैं। वे सभी ऐसी हस्ती है जिनकी रक्षा के लिए मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। मैं सारिका, मुझसे फिर कभी मारने की बात मत करना और मुझे सुधारने की कोशिश मत करना। बहुत सी बातें हैं जो हम पहले ही ईस्टर्न वेस्टलैंड में कह चुके हैं, लेकिन मैं ये एक बार फिर कहूंगा, तुम मैं नहीं हूं और मैं तुम नहीं हूं। तुम्हारा कर्तव्य स्वर्ग की इच्छा को पूरा करना है। तुम सोचती हो कि स्वर्ग ने जो भी तय किया है वो सब सही है, लेकिन मैं अलग हूं। मैं उस तरह से नहीं सोचता। हमारे बीच मौलिक अंतर है और हम एक दूसरे के दृष्टिकोण से चीजों को नहीं देख सकते। तो क्या तुम मुझे इस समस्या से परेशान करना बंद नहीं कर सकती? मैं ये नहीं समझ पाता कि तुम मुझ पर इतना ध्यान क्यों देती हो, जबकि इस दुनिया में मुझसे कहीं ज्यादा बुरे अनगिनत दुष्ट लोग हैं। राघव ने कहा। सारिका ने एक पल के लिए संघर्ष किया, लेकिन अंत में उन्होंने कहा, क्योंकि तुम मेरे जीवन के पूर्व निर्धारित शैतानी सितारे हो। इसका क्या मतलब है? राघव हैरान रह गए। इसका मतलब है कि हम डेस्टिन्ड एनिमीज हैं। अगर तुम नहीं मरोगे तो मैं मर जाऊंगी। सारिका ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ राघव को देखा। सच कहूं तो जब उन्होंने ईस्टर्न वेस्टलैंड छोड़ा था तो वो पहले ही राघव और उनके डेविल स्टार के विचार से बच चुकी थी, लेकिन इस बार अचानक हुई मुलाकात ने उन्हें एहसास कराया कि नियति को बदला नहीं जा सकता। ये मजाक बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। राघव ने सिर हिलाया। ये मजाक नहीं है। ईस्टर्न वेस्टलैंड में मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था, लेकिन मैं खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर पाई। इस बार मैं पाती हूं कि तुम्हारा प्रभाव मुझ पर और मजबूत होता जा रहा है। तुम्हारा ख्याल मेरे दिमाग में बसने से मेरा दिल पहले ही अशांत हो रहा है, लेकिन मैं इससे छुटकारा नहीं पा सकती। राघव, अभी भी एक मौका है। मेरे इल्यूसिव म्यूजिक इमॉर्टल पैलेस में आ जाओ और सारे नरसंहार को पीछे छोड़ दो। हम शांति से जी सकते हैं। सारिका की आवाज में वास्तव में एक प्लीडिंग टोन था। राघव चौंक गए। सारिका का यह रूप दिखा रहा था कि वह बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही थी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह स्थिति कितनी गंभीर थी। तुम्हारे लिए मैं खेती करना भी छोड़ सकती हूं, बस तुम मारना बंद कर दो। सारिका ने धीरे से राघव का हाथ पकड़ लिया। उसी पल सारिका को डेविल स्टार का असली मतलब समझ में आया था। एक डेविल स्टार महज दुश्मन नहीं होता, बल्कि एक ऐसी हस्ती होती है जिसके साथ प्यार और नफरत के जज्बात उलझे होते हैं। ईस्टर्न वेस्टलैंड में सारिका को राघव बस एक भ्रमित नौजवान लगा था। उसे अपने डेविल स्टार वाले मामले पर ज्यादा यकीन नहीं था, लेकिन जिज्ञासा थी, इसलिए उसने छिपकर राघव को देखना शुरू कर दिया। तभी उसने राघव को एक जानलेवा जाल में फंसते देखा, ये जानते हुए भी कि गुड़िया लिए बच्ची एक हत्यारी थी। वो उसे मार नहीं पाया और उल्टे बच्ची की जहरीली सुई को अपने दिल में उतरने दिया। उसने बिना किसी शिकायत के उस लड़की के सिर को हल्के से सहलाया। इसके बजाय उसने उसके साथ गर्मजोशी और प्यार से पेश आया। उस वक्त राघव ने जो बातें कही थी वे हमेशा के लिए सारिका के दिमाग में राघव की छवि बनकर छप गई। अब कई साल बीत चुके थे। संगीत के रास्ते पर पूरी तरह ध्यान देने की वजह से सारिका ने जानबूझकर इन यादों को दबा दिया था और धीरे धीरे अपने डेविल स्टार के बारे में भूल गई थी। लेकिन जब वह एक बार फिर राघव से मिली तो वो सारी दबी हुई यादें ताजा हो गई, उतनी ही जीवंत जितनी पहले थी।
पहली बार जब उसने राघव को दोबारा देखा तो वो अपने दिल की धड़कन को रोक नहीं पाई थी। इतना ही नहीं, उसे बेहद खुशी भी महसूस हुई, मानो वो बेसब्री से उससे दोबारा मिलने का इंतजार कर रही हो। पिछली रात जब वो अनुराधा के साथ शराब पी रही थी तो उसने अनुराधा से वो कहानी सुनी कि कैसे राघव ने सारी शराब हड़प ली थी। वो इतना जोर से हंसी कि हिलने लगी, जिससे इल्यूसिव म्यूजिक इमॉर्टल पैलेस के बाकी शिष्य भी हैरान रह गए। संगीत साधकों को 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं से खुद को अलग रखना होता है। खुशी, गुस्सा, चिंता, विचार, दुख, डर, आश्चर्य, हर भावना एक संगीत साधक के दिल को परेशान कर सकती है। संगीत साधकों के लिए ये एक वर्जित बात थी। उस समय सारिका भी डर गई थी। उसने जबरदस्ती उन भावनाओं को दबा दिया था। लेकिन राघव के साथ वाइन गॉड पैलेस की यात्रा के दौरान उसने पाया कि उसने जो कुछ भी किया था वो सब बेकार था। राघव की हर नजर, हर हरकत उसके दिल को प्रभावित कर रही थी। उसने कितनी भी कोशिश की, सब व्यर्थ था। अब सारिका को डेविल स्टार का असली मतलब समझ में आया और राघव के पूछने पर उसने आखिरकार पूरी कहानी बता दी। अब वो राघव से इस नियति से भागने की भीख मांग रही थी, ताकि या तुम मरो या मैं मरूं की नौबत ना आए। वो खेती करना छोड़ देगी और राघव के साथ बुढ़ापे तक रहने को तैयार थी। राघव ने सारिका की आंखों में देखा, वे पूरी तरह साफ थी और उसे लगा जैसे वो उसके सारे राज देख सकता है। अब आखिरकार उसे पूरी बात पता चली। राघव ने सिर हिलाया, माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है। वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसके पास न केवल उसकी प्रेमिकाएं और उसके प्यारे भाई थे, बल्कि उसे अपने असली माता पिता को भी ढूंढना था। उसके कंधों पर बहुत कुछ था। सारिका के चेहरे से मोती की तरह आंसू धीरे धीरे टपकने लगे। वे धीरे धीरे उसके होठों के किनारों पर गिरे। यह पहली बार था जब सारिका ने आंसुओं का स्वाद चखा था। एक अवर्णनीय दुख और पीड़ा की भावना उसे भर गई। उसने राघव को खाली आंखों से घूरना शुरू कर दिया। वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। राघव ने माफी मांगी। माफ करना, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। यह सब किस्मत में था। अगर कभी ऐसा दिन आया कि तुम्हारी लाश मेरे सामने पड़ी हो तो मैं तुमसे कहती हूं कि तुम मुझसे नफरत मत करना। उसी तरह अगर कभी ऐसा दिन आए कि तुम्हारी तलवार मेरा सिर काट दे तो दुखी मत होना। मैं तुमसे नफरत नहीं करूंगी। ये कहकर सारिका के आंसू बह निकले। उसने अचानक राघव को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। उस खूबसूरत चेहरे पर आंसुओं की धार देखकर राघव का दिल दुख गया। माफ करना राघव, मैं इल्यूसिव म्यूजिक इमॉर्टल पैलेस की उत्तराधिकारी हूं। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। इसलिए जब हम फिर मिलेंगे तो या तुम मरो या मैं मरूं की स्थिति होगी। मैं युद्ध के मैदान पर कोई दया नहीं दिखाऊंगी। ये कहकर सारिका ने उसे कुछ कहने का मौका दिए बिना ही चली गई। उसकी खुशबू अभी भी उसके आसपास थी, लेकिन वह गायब हो चुकी थी। राघव वहां खड़ा रहा, लंबे समय तक कुछ समझ नहीं पाया। उसके साथ ये कैसी अजीबोगरीब कहानी हो गई। क्या ये सिर्फ ग्रैंड हान की भावुक कहानियों में नहीं होना चाहिए? नियति, स्वर्ग द्वारा तय किया गया। राघव ने कभी भी दूसरों को ठगने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऐसी बकवास चीजों पर विश्वास नहीं किया था। लेकिन जब सारिका ने पूरी तरह से अपना दिल खोल दिया था तो उसने कर्म को देखा था। उस कर्म में सारिका की गुरु भी शामिल थी, जिन्होंने उसे बताया था कि उसे अपने जीवन में एक डेविल स्टार मिलेगा और उसे मारना होगा। जब हम फिर मिलेंगे तो या तुम मरो या मैं मरूं। ये क्या बकवास है? राघव गाली देने लगा। उसे ये अकल्पनीय लगा कि उसके साथ ऐसी नाटकीय चीज हो सकती है। अचानक आई ये नफरत और आशीर्वाद इतनी जल्दी आए और गए कि उसे ठीक से महसूस करने का भी मौका नहीं मिला। इससे पहले कि स्वर्ग ने अचानक उसे थप्पड़ मार दिया। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि उसे सारिका के उसे मारने के इरादे पर जरा भी शक नहीं था। आखिरकार सारिका इल्यूसिव म्यूजिक इमॉर्टल पैलेस की सदस्य थी और वो अपनी हेवनली दाव विरासत के प्रति वफादार थी। खैर,
मुख्य बात यह थी कि उसने ये कैसे तय कर लिया कि वह निश्चित रूप से एक शैतानी राक्षस था। लानत है, मैंने एक किलिंग स्टार को कैसे उकसा दिया। राघव को लगा जैसे वो पागल हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि स्वर्ग ने तय कर लिया हो कि चूंकि वो उसे हेवनली ट्राइबुलेशन से नहीं मार सकता, तो उसने उसके लिए इतने भयानक विरोधी का इंतजाम कर दिया। राघव ने सारिका के शरीर के अंदर एक बेहद डरावनी ऊर्जा महसूस की। अगर सारिका ने उसे यहीं और अभी मारने का फैसला किया होता तो वह शायद उसे हरा नहीं पाता। लेकिन भले ही सारिका उसे अभी नहीं मार रही थी, वो तेजी से जेड कोर दायरे में जाकर किंग बन जाएगी। जहां तक राघव की बात है, वो अभी भी फाउंडेशन फोर्जिंग के चौथे हेवन स्टेज पर अटका हुआ था। जब वह भविष्य में उससे मिलेगा तो वह और भी भयानक होगी। सारिका ने सीधे अपने लोगों को लेकर प्रस्थान कर दिया। उसने ग्रैंड जिया के राज परिवार को अलविदा तक नहीं कहा। सैद्धांतिक रूप से यह बहुत अभद्र था, लेकिन राघव जानता था कि इस समय सारिका का मानसिक दायरा इतना अस्त व्यस्त था कि वह ऐसी चीजों की परवाह नहीं कर सकती थी। उसके जाने के बाद राघव ने अपने मन में उठी लहरों को जबरदस्ती शांत किया। वैसे भी उसे मारने के लिए बहुत से लोग थे, एक और से फर्क नहीं पड़ता। उसी दोपहर उसे वाइन गॉड पैलेस के शिष्यों से एक सूची मिली। उनके सभी शराब बनाने के नुस्खे उस पर लिखे हुए थे। कुल मिलाकर 128 नुस्खे थे। राघव को पता चला कि वाइन गॉड पैलेस में सिर्फ 128 सच्चे शिष्य थे। उन्होंने न केवल शराब बनाने के नुस्खे भेजे, बल्कि उन्हें बनाने के लिए कच्चा माल और शराब बनाने की प्रक्रिया के लिए उपकरण भी भेजे। उनमें से हर एक ने अपनी शराब का एक बड़ा जत्था भी भेजा था। राघव काम पर लग गया। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए राघव ने अपनी याददाश्त खंगाल कर हर शराब के लिए कम से कम 3 ऐसे तरीके ढूंढे जिनमें इसे दवा के साथ मिलाया जा सके, इसे परिष्कृत करने के 5 से अधिक तरीके और शुरुआत से ही पिल दाव को इसमें मिलाने के 10 से अधिक तरीके बताए। इससे इन शिष्यों के लिए शराब बनाने की प्रक्रिया के दौरान हेवनली दाव्स को समझना आसान हो जाएगा। वे वाइन दाव और पिल दाव दोनों के 2 दृष्टिकोणों से हेवनली दाव्स को समझ पाएंगे। सच कहूं तो राघव इन शिष्यों द्वारा दी गई कुछ ही शराबों का इस्तेमाल कर सकता था, बाकी उसके लिए उपयोगी नहीं थी। लेकिन राघव के लिए यह मुमकिन नहीं था कि वह सिर्फ उन कुछ लोगों का फायदा उठाए और बाकियों को नजरअंदाज कर दे। ये ईमानदारी नहीं थी। आखिरकार उसे एक बहुत बड़ा फायदा मिल रहा था। उसने उन्हें केवल सिद्धांत दिए और भविष्य में वो वाइन गॉड पैलेस से जितनी चाहे उतनी औषधीय शराब ले सकेगा। उसे इस मामले को पूरी तरह से करना था, नहीं तो वह उनकी शराब लेने में बहुत शर्मिंदा महसूस करता। अगले दिन जब राघव अपने बनाए गए नए नुस्खे वाइन गॉड पैलेस में लाया तो सभी शिष्य हिल गए। वाइन गॉड पैलेस पूरी तरह से एकांत में चला गया, ये कहते हुए कि वे अब किसी भी आगंतुक को स्वीकार नहीं कर रहे थे। उन्होंने राघव द्वारा दिए गए नुस्खों पर शोध करना शुरू कर दिया था। वे जल्दी ही पिल दाव को वाइन दाव के साथ मिलाने के इस तरीके के दीवाने हो गए। उन्होंने पाया कि यह नई शराब बनाने की प्रक्रिया उनके दायरे को तेजी से आगे बढ़ने देती है। राघव के तरीकों ने तुरंत हाई प्रीस्ट का विश्वास जीत लिया। उसने राघव को बताया कि उसे जिस औषधीय शराब की जरूरत होगी उसकी आपूर्ति वाइन गॉड पैलेस द्वारा असीमित रूप से की जाएगी। जहां तक राघव की बात है, वो वाकई बेशर्म था। उसने हाई प्रीस्ट को अपनी शराब के लिए दर्जनों औषधीय नुस्खे भी दिए। हालांकि हाई प्रीस्ट की शराब मूल रूप से दोषरहित थी। कौन सा व्यक्ति जो शिखर पर पहुंच चुका था वो एक और कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। राघव ने हाई प्रीस्ट की शराब की खासियतों के अनुसार अपने पिल सॉवरेन यादों में मौजूद उच्च स्तरीय औषधीय नुस्खे लिखे। हालांकि ये बहुत संभव था कि इनमें से कोई भी औषधीय नुस्खा अंत में काम न करे, लेकिन अपनी किस्मत आजमाना भी अच्छा था। क्या होगा अगर ये सच में काम कर जाए? इसके अलावा हाई प्रीस्ट बूढ़ा और बोर हो चुका था। उसे इस पर शोध करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। वाइन गॉड पैलेस के राघव के मामले में व्यस्त हो जाने के कारण शिवांश और इंतजार नहीं कर पाए। वो इस पूरे समय वाइन गॉड पैलेस से खबर का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हाई प्रीस्ट ने उन्हें बताया था कि वो इस बारे में सोचेंगे। लेकिन 7 दिनों तक लगातार चीजों की स्थिति के बारे में पूछताछ करने के बाद
दरवाजे पर स्वागत करने वाला शिष्य भी चिढ़ गया। उसने एक संदेश ऊपर भेजा और उसे सीधा जवाब मिला, वाइन गॉड पैलेस का अगले 10 सालों के भीतर कोई शाखा खोलने का इरादा नहीं है। वे 10 साल बाद फिर से पूछ सकते हैं। उन्होंने उसे एक झटके में 10 साल के लिए टाल दिया था। शिवांश का चेहरा बदरंग हो गया। यहां आने के उसके 2 लक्ष्य थे। एक था अनुराधा को लुभाना इस उम्मीद में कि वो उसके साथ एक गहरा रिश्ता बना लेगा। मूल रूप से यह मामला बहुत आसान माना जा रहा था, लेकिन राघव ने चीजें बिगाड़ दी थी। अब हालांकि अनुराधा शिवांश से नफरत नहीं करती थी, वो अब उस समय के तीव्र जुनून को महसूस नहीं कर पा रहा था। हालांकि शिवांश ने अनुराधा को बाहर घूमने के लिए आमंत्रित किया और अनुराधा हमेशा सहमत हो जाती थी। वह दूसरी राजकुमारियों को भी साथ ले आती थी, जिससे वो अपनी भावुक पिकअप कलाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाता था। जहां तक यहां आने के उसके दूसरे लक्ष्य की बात है, वो था वाइन गॉड पैलेस के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना, अपनी शराब कलाओं का उपयोग करके उनका पक्ष जीतना और उन्हें अपने ग्रैंड हान में आमंत्रित करना ताकि शराब की संस्कृति का प्रसार हो सके। अगर वाइन गॉड पैलेस ग्रैंड हान में शामिल हो जाता तो पूरा राष्ट्र तरक्की करता। ये वाइन गॉड पैलेस के लिए भी एक अच्छी चीज थी, लेकिन इसे भी राघव ने रोक दिया था। शिवांश 10 साल तक इंतजार कैसे कर सकता था? आखिरकार वाइन गॉड पैलेस द्वारा उसे ये जवाब देने के अगले दिन शिवांश और किरण ने ग्रैंड हान लौटने का फैसला किया। राघव उन्हें दरवाजे तक छोड़ने का इंचार्ज था। इस तरह उन्हें प्राप्त करने का अपना कर्तव्य पूरी तरह से समाप्त कर दिया। मंडप के मालिक, मेरे दोनों लक्ष्य बर्बाद हो गए। आपकी तरफ क्या हुआ? रथ के अंदर शिवांश नीरज का सामना कर रहा था, जो इस पूरे समय गायब था। मैंने अपनी तरफ सब कुछ संभाल लिया है, नीरज ने कहा। अच्छा, ग्रैंड जिया ने मुझे जो ये अपमान दिया है, मैं उन्हें 4 नेशंस एंशिएंट रेमनेंट के भीतर इसकी कीमत चुकाने को कहूंगा। शिवांश की आंखों में हत्या की भावना जल रही थी। ग्रैंड हान के प्रतिनिधि मंडल को प्राप्त करने का अपना कर्तव्य समाप्त करने के बाद राघव ने अपना अधिकांश समय वाइन गॉड पैलेस में बिताया। शिष्यों को शराब बनाने की प्रक्रिया के दौरान मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। हालांकि राघव शराब बनाने के बारे में कुछ नहीं जानता था। जब बात गोलियां बनाने की आती थी तो उसे स्वर्ग के नीचे बेजोड़ माना जा सकता था। वाइन गॉड पैलेस में रहना सुविधाजनक था और वह कभी कभार देवदत्त के साथ शराब पीने जाता था। ये दिन बहुत आरामदायक थे। इसी दिन अनुराधा और सौरभ वाइन गॉड पैलेस आए। उन्होंने राघव और देवदत्त को नंगे बदन, पसीने में तर और दोनों की आंखें लाल देखा। देश में पुरुष भटकते हैं, कौन चाकू नहीं रखता? 1 वार में मैं तुम्हें मार दूंगा, 3 वार में मैं तुम्हें मार दूंगा। हाँ, तुम हार गए, पियो। राघव पागलों की तरह हंसा। सौरभ अवाक रह गया। राघव सच में एक राक्षस था। हार मानने से इनकार करने वाले मोटे आदमी के हाव भाव को देखते हुए सौरभ को सच में शक हुआ कि क्या वह सच में एक महान व्यक्ति था। उसने खुद को संभाला और घोषणा की, राघव, बस बहुत हो गया। 4 नेशंस एंशिएंट रेमनेंट कल खुल जाएगा, इसलिए खुद को तैयार कर लो। हम निकल रहे हैं। अगली सुबह राघव ने ग्रैंड एक्साई के शाही महल में 3000 लोगों के साथ डेरा जमाया। ये सभी फाउंडेशन फौजिंग के माहिर थे और अभी 30 की उम्र तक भी नहीं पहुंचे थे। ये वही योद्धा थे जिन्हें ग्रैंड एक्साई ने 4 नेशंस एंशिएंट रेमनेंट में प्रवेश करने के लिए भेजा था। सच कहूं तो ये ग्रैंड एक्साई के बेहतरीन एलीट्स थे। पहले राघव को सौरभ से पता चला था कि 4 नेशंस एंशिएंट रेमनेंट पर 4 प्राचीन राष्ट्रों का संयुक्त अधिकार है। ग्रैंड एक्साई और ग्रैंड हा के अलावा बाकी 2 प्राचीन राष्ट्र ग्रैंड झू और ग्रैंड चू थे। ये सभी लगभग एक ही ताकत के थे, जिसने उनके बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखा था। हालांकि इन सालों में ग्रैंड हा ने मूर्तियों की पूजा की संस्कृति शुरू करके अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन असली ताकत के मामले में वे बाकी राष्ट्रों से बहुत अलग नहीं थे। इसके विपरीत ग्रैंड एक्साई का इतिहास सबसे लंबा और नींव सबसे गहरी थी। यहां तक कि वाइन गॉड पैलेस भी उन्हीं की सीमाओं के भीतर स्थित था। नाम और पद दोनों के लिहाज से वे बाकी तीनों राष्ट्रों से आगे थे। ग्रैंड झू और ग्रैंड चू का ग्रैंड एक्साई के साथ न तो दोस्ताना
और न ही शत्रुतापूर्ण संबंध था। पुराने समय में ग्रैंड एक्साई के ग्रैंड हा के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन बाद में ग्रैंड हा ने बहुत बेशर्मी दिखाई, ये दावा करते हुए कि सब कुछ उनका है, जिससे उनके बीच टकराव पैदा हो गया। फिर भी इन चारों प्राचीन राष्ट्रों ने कभी खुलकर एक दूसरे के खिलाफ कोई बड़ी जंग शुरू नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये चारों प्राचीन राष्ट्र सेंट्रल प्लेन्स की कल्टीवेशन दुनिया से बाहर खड़े थे। उन्हें कल्टीवेशन जगत की मंजूरी मिलने का मुख्य कारण उनकी विरासत और लंबे इतिहास के प्रति सम्मान था। अगर चारों राष्ट्र एक बड़ा युद्ध शुरू कर दे, अपनी शक्ति को कमजोर कर दे और अपने लोगों को मार डाले, तो सेंट्रल प्लेन्स की दूसरी शक्तियां इसका फायदा उठाएंगी। उस समय उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जाएगा और ये चारों प्राचीन राष्ट्र खत्म हो जाएंगे। यही वजह थी कि चारों प्राचीन राष्ट्र हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से पेश आते थे। कोई भी एक दूसरे पर तलवार उठाने को तैयार नहीं होता था। इसके संभावित परिणाम बहुत गंभीर हो सकते थे। फोर नेशंस एंशिएंट रेमनेंट के 4 प्रवेश द्वार थे, जो चारों प्राचीन राष्ट्रों के बीच बंटे हुए थे। इसके ऐतिहासिक अवशेषों के भीतर वे खजानों की तलाश कर सकते थे, और जो उन्हें ढूंढता था वही उनका मालिक होता था। दूसरों को खजाना ढूंढने वाले लोगों से लड़ने की इजाजत नहीं थी। हालांकि इतिहास में कुछ छिपी हुई लड़ाइयां हुई थी, लेकिन उनकी ताकत करीब होने के कारण कोई बड़े पैमाने की लड़ाई नहीं हुई थी। इस बार फोर नेशंस एंशिएंट रेमनेंट का खुलना पहले जैसा नहीं हो सकता है। आप सभी को ज्यादा सावधान रहना चाहिए। ग्रैंड एक्साई के सम्राट खुद उनके सामने आए। यहां तक कि सौरभ के गुरु भी सौरभ को गंभीरता से कुछ कह रहे थे। इसके बाद वे सभी ग्रैंड एक्साई सिटी के भीतर एक ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन पर कदम रखे। उन्हें ग्रैंड एक्साई की सीमा के पास की एक घाटी में ले जाया गया। घाटी में एक विशाल फॉर्मेशन उसकी रक्षा कर रहा था। साथ ही अनगिनत विशेषज्ञ भी अंदर छिपे हुए थे। जब राघव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घाटी के अंत में अंतरिक्ष लगातार उतार चढ़ाव में था। यह फोर नेशंस एंशिएंट रेमनेंट के 4 प्रवेश द्वारों में से एक है। स्पेशल चैनल अभी भी बन रहा है। ऐसा लगता है कि इसे स्थिर होने में थोड़ा और समय लगेगा। सौरभ ने राघव को समझाया। राघव, क्या तुम फोर नेशंस एंशिएंट रेमनेंट में प्रवेश करने के बाद मेरे साथ चल सकते हो? मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ जाने से मुझे निश्चित रूप से ज्यादा भाग्य और ज्यादा खजाने मिलेंगे। अनुराधा ने आकर्षक अंदाज में राघव का हाथ पकड़ लिया। शायद राघव को जानने के बाद उसकी जिंदगी पहले से आसमान छूती हुई बदल गई थी। वाइन गॉड पैलेस से शराब चुराना, इल्यूसिव म्यूजिक इमॉर्टल पैलेस की सारिका से मिलना, और यहां तक कि वाइन गॉड पैलेस के उच्च पुरोहित को व्यक्तिगत रूप से देखना, यह सब उसने राघव की बदौलत ही किया था। अनुराधा वास्तव में उस पर थोड़ा निर्भर महसूस करने लगी थी। इससे पहले कि राघव जवाब दे पाते, अक्रम ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, अनुराधा, जल्दबाजी मत करो। हमारे शाही पिता पहले ही कह चुके हैं कि फोर नेशंस एंशिएंट रेमनेंट में प्रवेश करना राघव के लिए भी महत्वपूर्ण है। उसे अपने अवसर तलाशने होंगे। तुम इस तरह उस पर असर डाल रही होगी। अक्रम अनुराधा की तुलना में कहीं ज्यादा स्थिर व्यक्ति थे। उनका स्वभाव ग्रैंड एक्साई के सम्राट अभिषेक जैसा था। यह महज एक मजाक है। अगर वह मुझे साथ नहीं ले जाना चाहता तो कोई बात नहीं। मेरा अपना भाग्य काफी अच्छा है। क्या वो इतना कमाल का है? अनुराधा ने अक्रम पर जबान निकाली और मुंह बनाया। जहां अनुराधा सौरभ के सामने बिगड़ैल बच्चे की तरह बर्ताव कर सकती थी, वहीं अक्रम के सामने वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करती थी। अक्रम भविष्य के सम्राट थे और उनके सभी फैसले राष्ट्र के लिए होने चाहिए थे। वह पारिवारिक संबंधों की इतनी परवाह नहीं कर सकते थे, जो उन्हें बेहद गंभीर और संजीदा बनाता था, लगभग हद से ज्यादा। राजकुमारों में केवल अक्रम ही अनुराधा को दबा सकते थे। बाकी राजकुमारों को भी अक्रम के प्रति अच्छा व्यवहार करना पड़ता था। राघव, हालांकि हमने इन सालों में फोर नेशंस एंशिएंट रेमनेंट को कई बार खोजा है, फिर भी कई जगहों पर सिर्फ मौका मिलने पर ही प्रवेश किया जा सकता है। मेरे शाही पिता ने पहले ही कह दिया है कि फोर नेशंस एंशिएंट रेमनेंट में आप जो भी अवसर जीतेंगे वे सिर्फ आपके होंगे। आपको जो कुछ भी मिलता है उसके बारे में दूसरों को बताने की भी जरूरत नहीं है, अक्रम ने कहा।
बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस बार मेरी किस्मत थोड़ी बेहतर होगी। अपनी किस्मत का जिक्र करते हुए राघव निराश महसूस करने लगे। ऐसा लगता था कि इस शब्द से उनका कभी कोई संबंध नहीं रहा था। लेकिन अभिषेक में वाकई कुछ अंदाज था कि उन्होंने उसे, एक बाहरी व्यक्ति को, 4 नेशंस एंशिएंट रेमनेंट में प्रवेश करने की अनुमति दी। ग्रैंड एक्साई के राजकुमारों को भी अंदर जो कुछ भी मिलता था वो ग्रैंड एक्साई को सौंपना पड़ता था, और तभी उन्हें जो मिला था